आज से यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है। यूपी बोर्ड के एग्जाम कब होते हैं? लगभग ये फरवरी के लगभग होते हैं। तो हम लोगों के पास टाइम है 3 महीने का, लेकिन हम 1 महीने, पेपर के 1 महीने पहले हम छोड़ देंगे पढ़ाना। तो यानी कि हमारे पास बचे 2 महीने। अब इन 2 महीनों में हमें पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग बहुत सिलेक्टिव पढ़ेंगे, सब पूरा नहीं कवर करेंगे, बहुत सिलेक्टिव पढ़ेंगे और पेपर में 95 मार्क्स से प्लस का पढ़ेंगे। तो बहुत ही स्मार्टली पढ़ना है और बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है। अब देखें हम लोग स्टार्टिंग, अब स्टार्टिंग वैसे तो हम करते कहाँ से? गद्य से, लेकिन अब गद्य से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। फिर सबसे पहले तो समझो कि पेपर आता कैसे। तो पेपर में सबसे पहले आते हैं 20 नंबर, 20 मार्क्स की क्या होती है? हमारी OMR होती है। OMR फिल करनी होती है, जो कि एक 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि और सब 1 मार्क्स के होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पेपर में होता है गद्य का पोर्शन, जो कि हमें देता है 6 मार्क्स। अब बात आती है इस पद्य के पोर्शन में। यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। अब कहोगे यहाँ भी तो दीदी सेम बात है, संदर्भ सहित व्याख्या ही करनी है, फिर यहाँ क्या अंतर है पद्य में? तो पद्य में एक चीज और होती है, जो कि होती है काव्य सौंदर्य। क्या होती है? काव्य सौंदर्य। उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये होता है 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। तो अगर हम काव्य सौंदर्य को नहीं जानेंगे तो हम 2 मार्क्स अपने गवा देंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या है? काव्य सौंदर्य को पढ़ना पड़ेगा। जिसके लिए अच्छा, काव्य सौंदर्य पढ़ने का एक और बड़ा फायदा है। फायदा क्या है? कि ये 20 मार्क्स का है। यहाँ भी वो चीजें हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। काव्य सौंदर्य में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे हमें रस बताना होता है, हमें छंद बताने होते हैं, हमें अलंकार बताना होता है। समझ गए ना? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी होती हैं और ये 1 2 3 मार्क्स की होती हैं, जो कि यहाँ पे पूछी जाती हैं। और 2 मार्क्स ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स। तो इम्पोर्टेंट चीज हो गई, 5 मार्क्स हमें इनसे मिलने वाले हैं। फिर अगला हम लोगों का आता है फिर संस्कृत का पोर्शन। तो संस्कृत का पोर्शन केवल संस्कृत से 14 मार्क्स हमको मिलते हैं। तो समझो बात, 70 मार्क्स के पेपर में 14 मार्क्स केवल और केवल कहाँ से आएंगे? संस्कृत से। तो इसलिए संस्कृत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन अब हम लोग पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा काव्य सौंदर्य से, रस छंद अलंकार ये सब पढ़ा लेंगे। उसके बाद हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे संस्कृत, ठीक है। इसके बाद हम संस्कृत पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 14 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग है, तो हर चीज बहुत अच्छे से। और इसके बाद साथ ही साथ हम तुम लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो सबके पास अनसॉल्व पेपर है पहले से ही, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे पद्य और गद्य और इसके बाद सारी चीजें। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग डेली करेंगे। वो क्या करेंगे? आज तो नहीं, आज तो हम रस देखेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल जो ये 20 मार्क्स है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इसमें सारी चीजें लर्न करने वाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम डेली 5 इसमें रचयिता आते हैं, कवि बताइए, लेखक, पुस्तक बताइए, ये सारी चीजें आती है। तो हम डेली 5 तुम लोगों को दिया करेंगे और याद करके आना होगा। तो ये साथ में तैयार हो जाएगा। तो 20 मार्क्स हम लोग साथ में तैयार करेंगे, साथ ही प्रत्यय उपसर्ग तो वो सब आता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा देंगे। तो 20 मार्क्स इधर से आ जाएंगे, मोटे मोटे नंबर से यहाँ से बचे, बने ना। तो ये सारी चीजें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रस से। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रस को। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो रस क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी काव्य को सुनकर, पढ़कर या किसी नाटक को देखकर मन में जो भी आनंद आता है, जो भी मजा मिलता है हम लोगों को, वही सब क्या होता है? रस होता है। नाटक को देखने से, देखते हैं ना नाटक, तभी तो बैठे देखे रहते हैं, हाँ ये कर रही है नहीं। तो इससे हमें जो भी आनंद मिलता है वही क्या होता है? रस होता है। तो रस की डेफिनेशन क्या हो गई? काव्य को पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखने से मन में जो हमको जो आनंद मिलता है वही क्या है? रस होते हैं।
अब रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। इन अंगों को अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव भी बोलते हैं। तो अवयव बोल लो चाहे अंग बोल लो, बात एक ही है। तो 4 अंग होते हैं रस के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। समझ गए ना? समझ गए ना? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव जो हमारे मन में स्थायी हैं, लेकिन जब हम कुछ भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमारे मन में अपने आप जागृत हो जाते हैं। यानी कि अभी तक तो स्थायी हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, तो ये अपने आप ही मन में जागृत हो जाते हैं। तो ये होते हैं स्थायी भाव। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और अभी यहाँ पे आ जाए सांप मान लीजिए, तो क्या होगा? हम सब डर जाएंगे। हम सब के सब डर जाएंगे। भाई ये क्या हुआ? हमारे मन में कहीं ना कहीं वो डर जो था वो छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही सांप को देखा वो एकदम से जागृत हो गया। समझ गए ना? तो ये होते स्थायी भाव, जो हमारे मन में पहले से कहीं ना कहीं है, और जैसे ही कोई काम हो जाता है ऐसा, तो वो जागृत हो जाते हैं। अब ये कितने होते हैं स्थायी भाव? तो स्थायी भाव की जो संख्या है वो कुछ विद्वान कहते हैं कि 9, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं 10, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसको 11। समझे? कुछ लोग 9 बोलते हैं, कुछ लोग 10, ये कुछ लोग 11। अब वो अभी हम बताएंगे कि कैसे 10 और 11 भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थायी भाव देखें, और इन्हीं स्थायी भाव की वजह से रस हमारे डिफाइन होते हैं। यानी कि हमारे रस कितने होते हैं इन्हीं स्थायी भाव से। देखें जरा कैसे। तो हमारे मन में किस किस तरीके से भाव होते हैं। अच्छा, ये जो बात है ये किसने कही है? भरत मुनि जी ने कही है। किसने कही है? भरत मुनि जी ने। वैसे क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन आ जाए तो टेंशन नहीं है, भरत मुनि लगा देना। तो देखें, जैसे कि हमारे मन में एक भाव होता है रति, इसे प्रेम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेम। तो जब हमारे मन में एक भाव होता है रति या प्रेम, इसी से हमारा बनता है श्रृंगार रस। क्या होता है? श्रृंगार रस। उत्साह, एक स्थायी भाव होता है उत्साह। ये होता है किसका? वीर रस का स्थायी भाव। किसका होता है? वीर रस का स्थायी भाव। हास्य या हंसी, ये किसका है? तो हास्य रस का। ये हास्य रस का स्थायी भाव है। चौथा शोक। शोक यानी कि दुख। किसी चीज को देख लिया तो बड़ा दुख हो गया, कोई छूट गया, बिछड़ गया तो बड़ा दुख हो गया, कोई चीज मेरी खो गई, बड़ी प्यारी चीज है, खो गई तो दुख होगा, होगा ना? तो ये क्या, कौन सा स्थायी भाव है? शोक। तो जब शोक का स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां होता है करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। पांचवा निर्वेद। ये क्या होता है? निर्वेद का मतलब होता है शांति। तो ये कौन सा रस हो गया? शांत रस। सब मिलते जुलते हैं, बड़ा आसान है इनको याद करना। छठा नंबर आश्चर्य। जैसे होता है ना, किसी चीज को देख के वाह यार, या कोई बड़ा आश्चर्यचकित हम लोग हो जाते हैं। तो ये जो स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय, ये होता है हमारा अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। सातवां नंबर जुगुप्सा। आपको ये जुगुप्सा क्या होता है? तो जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। तो ये होता है विभत्स रस। कौन सा रस? विभत्स रस। जहाँ पे जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव होता है तो वहां पे विभत्स रस होता है। ठीक है। आठवां नंबर रौद्र।
रौद्र हो गया, रौद्र का मतलब क्या हुआ, क्रोध। तो जहां पे क्रोध, तो वो कौन सा रस हो गया, रौद्र रस। कौन सा रस, रौद्र रस। भय हो गया, ये कौन सा रस हो गया, तो भय से होता है भयानक रस। कितने अच्छे अच्छे नाम है, नहीं, याद करना सबसे आसान है, भयानक रस। तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं 9 रस, इस तरीके से हमारे ये 9 रस होते हैं, जो कि हमारे मन में कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं और ये समय आने पर जागृत होते हैं। लेकिन अभी हमने कहा था कि 10, कुछ विद्वान 10 भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे 11 भी बोलते हैं। तो 10 या 11 कैसे हैं, तो जो लोग इसको 10 बोलते हैं वो इसके साथ एक स्थायी भाव को जोड़ लेते हैं, जो कि होता है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, वात्सल्य का मतलब भी रति ही होता है, रति का मतलब प्रेम ही होता है। लेकिन ये जो प्रेम होता है ये नायक या नायिका यानी कि प्रेमी प्रेमिका वाला होता है, समझे। ये जो प्रेम होता है ये नायक नायिका वाला है। तो फिर वात्सल्य क्या है, वात्सल्य है माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। माता पिता भी तो अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना। तो जब माता पिता अपने बच्चों के प्रति उनका जो प्यार होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है वात्सल्य। तो इससे बनता है वात्सल्य रस। कौन सा रस हो गया, वात्सल्य रस, समझ गए। फिर 11वां नंबर, अनुराग। क्या मतलब क्या होता है, अनुराग या वैराग्य। अब ये कब होता है, भगवान की भक्ति, ये किसके बीच होता है, ये भी एक तरीके से रति है। कैसी रति है, जो भगवान और भक्त के बीच में होती है। किसकी होती है, भगवान और भक्त। भक्त भगवान करते हैं ना, जितने भक्त हैं वो भगवान को बड़ा प्यार करते हैं, तो उनकी जो भक्ति होती है तो वही हमारी क्या है, भक्ति रस। कौन सा रस, भक्ति रस। तो इस तरीके से वो लोग इसको 11 कहते हैं, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, 9। और ये मेन जितने हैं वो 9 ही है, लेकिन जो लोग 11 या 10 बोलते हैं वो इनको भी ऐड करते हैं, अनुराग वैराग्य को, जो कि हमारा भक्ति रस, और वात्सल्य जिससे कि हमारा वात्सल्य रस। समझ गए। तो इस तरीके से ये 10 होते हैं, 11 होते हैं और 9 इस तरीके से। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अब बात आती है, और ये जरूर से जरूर आते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर का होता है, लेकिन बहुत काम की चीज है, क्योंकि इससे काव्य सौंदर्य भी लिखना है, तो 2 नंबर वो चलेंगे, 2 नंबर वो, 1 नंबर ये, तो 3 हो गए, फायदा हो गया। अब बात आती है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस और वीर रस ये दोनों के दोनों हमारे क्लास 9th में पढ़ने वाले थे, ये दोनों के दोनों क्लास 9th में पढ़ाए जाते थे। लेकिन इस बार कौन से, क्लास 10th में, हास्य रस और करुण रस। ये दोनों हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में, और हमें बस यही दोनों पढ़ने हैं, इसके अलावा किसी को भी छूना भी नहीं है। समझ गए, हमें केवल ये दोनों पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। समझ गए। तो इसको इतना नोट कर लो, इसके बाद हम फिर आगे बढ़े, ठीक है। नोट हो गया ना, हाँ, तो फिर हम रफ कर रहे हैं, समझ गए ना। अच्छा, एक फायदा और है, हम तुम लोगों को रिवीजन नहीं करवाएंगे। तो जो भी ये वीडियो है, जब भी तुम्हें लोगों को कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। हम दोबारा तुम लोगों को रिवीजन नहीं करवाएंगे, तो वीडियो दोबारा से देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो देखना नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछ लेना, यही तो है ना, कहीं और तो हो नहीं, तो पूछ लेना, बता देंगे। और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो लोग अपना कमेंट कर दें, तो इससे उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को रिपीट वॉच कर लेना। अब आगे देखते हैं विभाव। स्थायी भाव हो गया, विभाव। अभी हम लोग हास्य रस और करुण रस को बिल्कुल नहीं छुआ है, पहले विभाव, अनुभाव और संचारी भाव समझ लें, इसके बाद हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो विभाव क्या होता है, अभी तो केवल स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो विभाव क्या होता है, विभाव होता है वो कारण जिसकी वजह से ये स्थायी भाव जागृत हुए हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि सांप आ गया और सांप को देखकर हम लोग डर गए, तो वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से हमारा स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण हमारा स्थायी भाव जागृत होता है, उसी को विभाव कहते हैं। और ये विभाव 2 तरीके से होते हैं, जैसे
दो तरीके से होते हैं ये विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, और उद्दीपन विभाव। समझे? आलंबन विभाव मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सांप को देखा और हम डर गए, तो यहाँ पे विभाव क्या है, सांप को देखकर, यहाँ पे विभाव क्या है, सांप को देखकर हम डर गए ना। हमारा स्थायी भाव जागृत हुआ, कौन सा, भय नाम का स्थायी भाव हमारा जागृत हुआ। ये क्यों जागृत हुआ, क्योंकि हमने सांप को देखा था, इसीलिए। तो यहाँ पे विभाव क्या हो गया, सांप को देखना ही हमारा विभाव हो गया। ये सांप जो चीज है यही क्या है, हमारा विभाव है। तो ये कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव। अब बात आती है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या हो गया, इसी में थोड़ा मिर्च मसाला मिला दो, थोड़ा और तड़का मिला दो डरने के लिए। जैसे अभी तो सांप को ही देखा था, और कहीं ये सांप अगर फन किए हुआ, फिर अब तो कुछ ना पूछो, अब तो उछल के भाग ही जाएंगे, इधर उधर चिल्लाएंगे, बस यही करेंगे। समझे ना? तो उद्दीपन विभाव का क्या मतलब हुआ, वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से ये जो स्थायी भाव होते हैं ये उद्दीप्त हो जाते हैं और ज्यादा तेज हो जाते हैं, तो यही क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। यानी कि सांप की फुकार या फन, अगर सांप ने थोड़ा फुकार मार दी तो बहुत तेज डर जाएंगे ना। तो ये हो गया हमारा उद्दीपन विभाव। समझ गए? चलो अब इतना नोट कर लो, फिर आगे। तो नोट हो गया ना? ठीक, तो अब हम इरेज कर रहे हैं। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब बात आती है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, अभी तक तो बात थी कि स्थायी भाव, यानी कि देख के हम जो भी हम जागृत हो रहा है हमारे मन में। फिर विभाव, यानी कि वो कारण जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से हम डर रहे हैं या हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, वही क्या होते हैं, विभाव होते हैं। अनुभाव क्या होता है, इस सब में स्थायी भाव जागृत होने के बाद वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति क्या हरकतें करता है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, तो वही क्या होता है, अनुभाव होती है। क्या होती है, अनुभाव। यानी कि ये जागृत होने के बाद कोई व्यक्ति क्या हरकतें करता है, वही उसकी क्या होती है, अनुभाव होता है। जैसे हमने सांप को देखा और हम चिल्लाने लगे, अब ये जो हमारा चिल्लाना हुआ यही क्या हो गया, अनुभाव हो गया। समझ गए? हम भगने लगे, यही क्या हो गया, हमारा अनुभव हो गया। हम उछलने लगे, पता चला हम बेहोश ही हो गए, तो ये क्या हो गया, अनुभव हो गया। समझ गए ना? तो जो भी हरकतें करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है, अनुभव हो जाते हैं। समझ गए? अब आगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, ये बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये जो भी ये घटनाएं हो रही, जैसे स्थायी भाव जागृत है, स्थायी भाव जागृत है और इसी बीच में दूसरा एक भाव जागृत हो जाए। जैसे कि क्या हुआ, हम लोग मान लीजिए बहुत दूर आप कहीं पढ़ते हैं और फिर अपने मम्मी पापा से मिलने आ रहे हैं, फिर क्या होगा, जब मिलने आ रहे हैं तो वो जो मिलने की खुशी है, तो यहाँ पे कौन सा भाव जागृत हुआ, अभी हमने बताया था कौन सा रस जागृत हुआ था, वहां पे वात्सल्य बताया था ना, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, वहां पे कौन सा रस जागृत हुआ, वात्सल्य। वात्सल्य नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। अब ये वात्सल्य नाम का स्थायी भाव तो पहले से ही जागृत है, लेकिन जब मिलने आ रहे तो हमें खुशी हो रही, बड़ी एक्साइटेड है, तो एक और भाव थोड़ी देर के लिए जागृत हो रहा, वो कौन सा है, उत्साह। तो ये जो उत्साह है ये क्या है, ये हमारा संचारी भाव है। इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कौन सा, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। समझ गए? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे कि अभी हमने बताया, एग्जाम्पल दिया, वात्सल्य रस पहले, वात्सल्य स्थायी भाव पहले से ही जागृत था और उसमें उत्साह और जागृत हो गया, बड़े एक्साइटेड है, मिलने जा रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, संचारी भाव हो गया। समझ गए? ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लेना, तो आप लोग वीडियो से ही नोट कर लेना, ठीक है, हम इसको रफ कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे हास्य रस।
हास्य रस का मतलब क्या हुआ? हास्य रस का अभी स्थायी भाव हमने देखा क्या होता है? हास होता है, यानी कि हंसी होता है। क्या होता है? हंसी होती है। तो जब भी हमें कोई चीज देख के सुन के बड़ी हंसी आ जाए तो वही क्या है? हमारा हास्य रस है। वहीं पे हमारा हास्य रस है। कैसे? तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, और जब वो हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, इसमें सब कुछ मिल जाता है, तभी ये क्या बन जाता है? हास्य रस बन जाता है। भाई जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक हास्य रस कैसे होगा? जब कोई डरने वाला नहीं, जब कोई हंसने वाला नहीं होगा, जब कोई हंसते हंसते आंसू निकालने वाला नहीं होगा, तो कैसे काम बनेगा? तो जब हास्य नामक स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पुष्ट हो जाते हैं, तो वहां कौन सा रस हो जाता है? हास्य रस। तब हम उसे क्या बोलते हैं? हास्य रस कहलाता है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये बड़े इजी होते हैं, देख के तुरंत तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे। जैसे अभी एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हाथी जैसी देह, पढ़ के ही हंसी आएगी। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल। बहुत फेमस उदाहरण है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी खाल। हंसी आई ना? मन में अपने आप हंसी आई। तो यहीं पे क्या है ये? अगर कोई पूछे कि ये कौन से रस है, तो कौन सा रस है? हास्य रस है। भाई इतनी तेज तो हमें सुन के ही हंसी आ गई, तो बाकी की तो बात हटाओ, है ना? तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी खाल, तरबूजे से गाल, तरबूजे से गाल, सॉरी खरबूजे से गाल, गलत बोल रहे हैं, खरबूजे से गाल। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। हंसी आई ना? तो जब भी हंसी आ जाए पढ़कर ही, सुनकर, तो वही क्या है? हास्य रस है। तो देख लो, 1 नंबर पक्का हो गया। पक्का हो गया ना? 1 नंबर का काम हो गया। दूसरा कोई एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोले, जैसे कि शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हंसी आ गई ना? देखो हंस दिए तुम लोग, सुन के ही हंस दिए। तो यहाँ पे हंसी आ गई, तो ये कौन सा रस हुआ? हास्य रस हुआ। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें, जब भी हास्य रस होगा तो वहां कहीं ना कहीं हंसी नामक वर्ड आपको एक दिख जाएगा। तो जब हंसी नामक वर्ड दिख जाए तो वही मतलब क्या है? हास्य रस। जैसे एक और एग्जाम्पल, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। तो समझी नहीं आया? तो इसका मतलब बता देते हैं। यहाँ पे क्या है? गांव की बहुएं, गांव की जो बहुएं हैं वो सिया जी से पूछ रही, सीता जी से पूछ रही हैं उनके पति के बारे में कि वो आपके कौन है। तो ये सुन के वो, मतलब उनकी हंसी एक तरीके से नहीं जैसे उड़ाते हैं हम लोग, तो वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? यहाँ भी हास्य रस है। तो इसको याद कर लेना। पहली बात तो हमने एग्जाम्पल सॉरी उसका मतलब बता दिया, तो अब याद रहेगा कि गांव की जो वधुएं हैं वो सिया जी से पूछ रही हैं कि आपके जो पति देव हैं सावरे से, यानी कि श्री राम जी, ये आपके कौन हैं। मजाक उड़ा रही हैं लगता है।